गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं दीपक पांडे आप सभी का उड़ान द फ्लाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने मूल कर्तव्य के बारे में बात किया था। मूल कर्तव्य के अंतर्गत जो है 11 प्रकार के मूल कर्तव्यों पर चर्चा की थी। उसके बाद हम लोगों ने उससे संबंधित जितने भी प्रकार के फैक्ट बने थे, तथ्य बने थे, उसके बारे में भी चर्चा किया था। आज हम लोग का टॉपिक है भाग 5। भाग 5 में केंद्र सरकार के बारे में बताया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत एक टॉपिक है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, इंडियन प्रेसिडेंट के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज बात करेंगे। और प्रेसिडेंट के बारे में भारतीय संविधान में कौन कौन से आर्टिकल्स के यूज करे गए हैं, उसके बारे में भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो आइए, आज हम लोग का टॉपिक है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से संबंधित कुछ फैक्ट हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति से ही जनगणना की शुरुआत प्रथम व्यक्ति के रूप में क्या करी जाती है, की जाती है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही संविधान सभा के द्वारा गठित संविधान सभा के द्वारा गठित समितियों के अस्थायी अध्यक्ष थे। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति, और संविधान सभा के द्वारा गठित अस्थाई समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे। प्रथम अस्थाई अध्यक्षता इन्होंने ही किया था। दूसरे जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन थे। इन्हें शिक्षा शास्त्री के नाम से भी जाना जाता है, और डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो हम लोग के तीसरे राष्ट्रपति हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन, उसके बाद वीवी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी एक ऐसे राष्ट्रपति हुए जो निर्विरोध चुने गए, निर्विरोध चुन लिए गए। तो नीलम संजीव रेड्डी से संबंधित ऐसा जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के कौन से ऐसे राष्ट्रपति हुए जो निर्विरोध चुने गए। तो नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति थे जो क्या किए गए, निर्विरोध चुने गए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हम लोग जो है मिसाइल मैन के भी नाम से जानते हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, तो प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। और वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं, वर्तमान राष्ट्रपति इस समय मिस्टर रामनाथ कोविंद हैं, जो अभी क्या कर रहे हैं, कार्यरत हैं, एट अ प्रेजेंट हैं। तो जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं मिस्टर रामनाथ कोविंद, और प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आइए हम लोग राष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उस पर क्या करते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं। इन अनुच्छेदों में जो पहला अनुच्छेद है, अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 आइए देखते हैं। अनुच्छेद 52 यह कहता है कि भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। तो भारत का एक ही व्यक्ति राष्ट्रपति होगा, वो चाहे जो भी हो सकता है, जो राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखेगा, जिसको जनता के प्रतिनिधि क्या करेंगे, चुनेंगे। तो जो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जैसे मैंने बोला कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर क्वेश्चन पूछा जाए राष्ट्रपति पद का उल्लेख किस भाग में किया गया है, तो राष्ट्रपति पद का उल्लेख भाग 5 के अंतर्गत किया गया है। भाग 5 में राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 52 में बताया गया है कि भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में बताया गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। तो कार्यपालिका शक्ति के बारे में आइए देखते हैं। सबसे पहले कार्यपालिका, ये जो कार्यपालिका है इसको हम लोग समझते हैं एग्जीक्यूटिव। ये कार्यपालिका दो प्रकार का होता है। एक कार्यपालिका होती है अस्थाई कार्यपालिका,
अस्थाई कार्यपालिका और दूसरा अस्थाई कार्यपालिका। एक होता है अस्थाई कार्यपालिका, दूसरा होता है अस्थाई कार्यपालिका। ये जो अस्थाई कार्यपालिका होती है उसे हम लोग प्रशासनिक कार्यपालिका भी कहते हैं। कौन सी कार्यपालिका? प्रशासनिक कार्यपालिका। और उसके बाद ये जो अस्थाई कार्यपालिका होते हैं, अस्थाई कार्यपालिका को हम लोग राजनीतिक कार्यपालिका भी कहते हैं, राजनीतिक कार्यपालिका भी कहते हैं। अगर आपको याद होगा तो मैंने इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताया है। प्रशासनिक कार्यपालिका के अंतर्गत हमने बताया था कि ये ऐसे लोग इस कार्यपालिका में होते हैं जो एक बार व्यवस्था में आते हैं तो तब तक व्यवस्था में बने होते हैं जब तक वो सेवानिवृत्त न हो जाए या व्यवस्था से पूरी तरीके से बाहर न हो जाए। चूँकि ये लंबे समय तक व्यवस्था में बने रहते हैं, इसलिए इनका शासन और प्रशासन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, इनका महत्व बहुत अधिक होता है। जबकि जो राजनीतिक कार्यपालिका होते हैं ये प्रत्येक 5 वर्षों पे बदलते रहते हैं। प्रत्येक 5 वर्षों पे चुनाव होता है और उस चुनाव से नए नए प्रतिनिधि क्या करते हैं, सदन में चुन के आते हैं। और ये जो राजनीतिक कार्यपालिका है इसे ही हम लोग कह सकते हैं मंत्रिपरिषद। क्या कह सकते हैं इसे? मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद। और यही मंत्रिपरिषद है जो राष्ट्रपति को क्या देता है? सहायता करता है, सलाह देता है। और उन्हीं के सलाह पर राष्ट्रपति क्या करता है? कार्य करता है, कुछ मामलों में, सभी मामलों में नहीं। तो कार्यपालिका दो प्रकार की, अस्थाई अस्थाई। और कार्यपालिका का कार्य क्या है? कार्यपालिका का कार्य यह है कि वह विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों की क्या करना? जमीनी स्तर पर उसको एग्जीक्यूट करना, क्रियान्वित करना। तो कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? क्वेश्चन आएगा तो कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है। किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 53 के अनुसार। इसी से मिलता जुलता दो अनुच्छेद है। एक अनुच्छेद है यहीं पे अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 74। एक अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 74। आइए देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 74 में यह बताया गया है कि प्रधानमंत्री पीएम की नियुक्ति, पीएम की नियुक्ति अनुच्छेद 74। तो अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74 में बताया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी। कौन होगी? मंत्रिपरिषद होगी। या इसको ऐसे कह सकते हैं कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर क्या करेगा? कार्य करेगा। मूल संविधान में इस बात की बाध्यता नहीं थी, लेकिन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा क्या किया गया कि मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह पर जो है क्या करेगा? राष्ट्रपति कार्य करेगा।
और इस सलाह को बाध्य बना दिया गया, बाध्य कर दिया गया कि वो क्या करेगा, उसके सलाह पर ही कार्य करेगा। लेकिन 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसमें एक और बात जोड़ दी गई कि मंत्रिपरिषद के द्वारा जो सलाह दिया जा रहा है, उसके सलाह पे जो कार्य कर रहा है, वैसे संदर्भ में एक बार राष्ट्रपति उसके सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, लेकिन पुनः अगर वह वही सलाह क्या कर सकता है, वापस करता है, तो राष्ट्रपति उसको क्या करेगा, हस्ताक्षरित करने के लिए क्या होगा, बाध्य होगा। यह किसमें बताया गया है, अनुच्छेद 74 में बताया गया है। अनुच्छेद 75 के अनुसार, अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। 75(2) में बताया गया है कि जो ये मंत्रिपरिषद के मंत्री होते हैं, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 54 में बताया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचित मंडल के सदस्यों का प्रावधान करता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कुछ सदस्य क्या करते हैं, भाग लेते हैं, जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग करते हैं, राष्ट्रपति का इलेक्शन करते हैं। ये जो निर्वाचक मंडल होता है, निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पौंडीचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो ये निर्वाचित सदस्य क्यों कह रहे हैं, इसका मतलब कि मनोनीत सदस्य जो होते हैं वो भाग नहीं लेते। तो जो राज्यसभा के 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत होते हैं और राज्यों की विधानसभाओं के 1 एंग्लो इंडियन मनोनीत होता है, ये सभी लोग जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, निर्वाचक मंडल में भाग नहीं लेते। और राज्यों के जो विधान परिषद होते हैं वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल कौन भाग लेता है निर्वाचक मंडल में, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा तथा दिल्ली और पौंडीचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य क्या करते हैं, भाग लेते हैं। 70वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा क्या किया गया, दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को जो है निर्वाचक मंडल में क्या कर दिया गया, अंतर स्थापित कर दिया गया। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। तो निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग ले रहे हैं, लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस दिल्ली और पौंडीचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये देखिए, हम लोगों ने बात किया संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसके बारे में हम लोगों ने क्या किया, चर्चा किया। तो ये जो है टॉपिक हम लोग क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं हम लोग। ये राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, अनुच्छेद 55 में तो अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका दिया गया। क्या दिया गया राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा समानुपातिक पद्धति से होता है, जिसे PRV सिस्टम कहा जाता है। तो इसको आप याद रखिए। पूछा जाए कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा होता है, जिसे PRV सिस्टम भी कहा जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई, किस में की गई है, अनुच्छेद 54 में की गई है। और राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका किस में बताया गया है, अनुच्छेद 55 में बताया गया है। तरीका क्या है, तरीका यही है, एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार क्या होता है, राष्ट्रपति का चुनाव कंप्लीट कराया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। चुनाव प्रक्रिया पर निगरानी एवं संचालन भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। तो चुनाव प्रक्रिया पर जो भी निगरानी का कार्य होता है, संचालन का कार्य होता है, वो किसके द्वारा किया जाता है, तो वह कार्य किया जाता है भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल उसके पद पर बैठने से लेकर 5 वर्षों तक के लिए होता है। तो 5 वर्षों के लिए जो है राष्ट्रपति का कार्यकाल निर्धारित होता है, जिसे अनुच्छेद 56 के अंतर्गत रखा गया है। अनुच्छेद 56 भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देगा। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को क्या करता है, सौंपता है।
और इस बात की सूचना सबसे पहले किसको दी जाती है, लोकसभा अध्यक्ष को जो है क्या की जाती है, इस बात से अवगत कराया जाता है कि राष्ट्रपति ने जो है अपना त्यागपत्र क्या कर दिया है, उपराष्ट्रपति को सौंप दिया है। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता बताई गई है। इसका मतलब यह है कि भारत में राष्ट्रपति कोई व्यक्ति कितनी बार भी बन सकता है, उसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। जबकि अमेरिकी संविधान में, अमेरिका में जो है एक व्यक्ति अधिकतम 2 कार्यकाल राष्ट्रपति के रूप में पूरा कर सकता है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में एक व्यक्ति कई बार क्या कर सकता है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है और राष्ट्रपति बन सकता है। इस पर किसी भी प्रकार का रोक नहीं है। अनुच्छेद 58 में योग्यता के बारे में बात किया गया है। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता है भारत का नागरिक हो, उसको भारत का नागरिक होना चाहिए। जन्मजात नागरिकता का प्रावधान नहीं है। अगर आप किसी भी देश के बचपन में नागरिक रहे हो, जन्म के समय किसी भी देश की नागरिकता आपको मिली हो, लेकिन कुछ वर्षों के पश्चात अगर आप भारत के नागरिक बन गए, नागरिकता भारत की प्राप्त हो गई, तो आप जो है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव क्या कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। यहाँ पे जन्मजात नागरिकता का प्रावधान नहीं है। दूसरा पॉइंट, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु क्या न्यूनतम कितना वर्ष होना चाहिए, राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए 35 वर्ष मिनिमम क्या होना चाहिए, उम्र होना चाहिए। नेक्स्ट, तीसरा जो योग्यता है, तीसरा योग्यता यह है कि वह लोकसभा के सदस्य बनने की या सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। अगर लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो तो यह भी एक कैटेगरी है, यह भी एक योग्यता है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए। उसके अलावा वह किसी भी लाभ के पद पर न हो, तो किसी भी लाभ के पद पर होगा तो वह राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। नेक्स्ट, चुनाव हेतु किसी उम्मीदवार के लिए राष्ट्रपति के चुनाव में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक व्यवस्था होती है। मतलब 50 सदस्य क्या होंगे, प्रस्तावक के रूप में होंगे, 50 सदस्य अनुमोदक के रूप में होंगे। यह जो है मान्यता, इसको याद रखना है। शपथ, यह भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा इसको शपथ दिलाया जाता है। राष्ट्रपति को बहुत पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है। अगर भारत का मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध न हो तो उस समय जो उच्चतम न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा उसके द्वारा क्या किया, शपथ दिलाया जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल के दौरान जो है आपराधिक गतिविधियों से छूट मिलती है, उस पर किसी भी प्रकार का कार्यवाही नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, अनुच्छेद 61 बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या प्रक्रिया है, राष्ट्रपति को हटाने के लिए संविधान के उल्लंघन के संदर्भ में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। जब राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट की व्यवस्था चलाई जाती है या प्रक्रिया को चलाई जाती है तो राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना दी जाती है कि भैया आपके खिलाफ जो है संसद में महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा रही है, इम्पीचमेंट की व्यवस्था की जा रही है। जिस सदन के द्वारा शुरुआत किया जाता है उस सदन के कुल सदस्यों का 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है, आवश्यक है। मान लेते हैं कि लोकसभा में अगर चलाया गया तो लोकसभा में अगर आया इम्पीचमेंट जैसा बिल तो इम्पीचमेंट पे लोकसभा में 2/3 बहुमत से इसे पास किया जाएगा या विशेष बहुमत से पास किया जाएगा। विशेष बहुमत से पास होने के बाद यह कहाँ जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। और राज्यसभा क्या करेगा, एक जांच समिति का निर्माण करेगा और उस जांच समिति का कार्य यह होगा कि लोकसभा के द्वारा जो ये इम्पीचमेंट की व्यवस्था क्या की जा रही है, पास की जा रही है, यह जो है सही है या गलत। अगर जांच में सही पाया जाता है तो वह भी क्या करेगा, 2/3 बहुमत से पास कर देगा और राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। लेकिन अगर यह जांच गलत होता है, अगर यह व्यवस्था गलत होती है तो वहीं पे जो है इम्पीचमेंट की व्यवस्था जो प्रोसेस है वहीं पे रोक दी जाती है और राष्ट्रपति को पद से हटाया नहीं जा सकता। तो इस कुल मिला के कहने का मतलब जांच समिति अगर कहती है कि यह प्रक्रिया सही चल रहा है तो राज्यसभा भी क्या कर देगा, इसको 2/3 बहुमत से या विशेष बहुमत से पास कर देगा और जिस दिन वह पास कर देगा उस दिन से यह माना जाएगा कि राष्ट्रपति का पद क्या हो गया, रिक्त हो गया। तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए किसी भी सदन में पहल किया जा सकता है, उसके लिए जो है कोई बाध्यता नहीं है। ये देखिए, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया कि 2/3 बहुमत से पास किया जाता है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ, कार्यपालिका शक्तियों में
उसके नाम से सभी कार्य किए जाते हैं। राष्ट्रपति के नाम से सभी संधि समझौते कार्य जो है राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। लेकिन भारत में राष्ट्रपति को वास्तविक शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं, बस उसके पास नाम मात्र की शक्तियाँ हैं। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया अभी कुछ समय पहले कि प्रधानमंत्री और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वह भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, मुख्य चुनाव आयुक्त, इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर तथा अन्य आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, यूपीएससी के जो प्रेसिडेंट होते हैं और उनके अन्य मेंबर जो होते हैं, इन सभी की नियुक्ति राज्यों के राज्यपाल, फिनेंस कमीशन, वित्त आयोग, आर्टिकल 280, अंतर्राज्यीय परिषद, इन सभी लोगों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और ये सभी कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट जो शक्ति है राष्ट्रपति की नेक्स्ट शक्ति है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति में संसद सत्र को आहूत करने, सत्रावसान करने और लोकसभा भंग करने की शक्ति। सत्र को आहूत करने का मतलब संसद सत्र को बुलाने की शक्ति, सत्रावसान सत्र के समाप्ति की घोषणा करना तथा लोकसभा भंग करने की शक्ति भी किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। ये सभी शक्तियाँ विधायी शक्ति के अंतर्गत आती है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को आहूत करने की शक्ति। तो कहने का मतलब यह है कि संसद, अगर लोकसभा राज्यसभा में किसी बिल को लेकर विवाद है, सहमति नहीं है, तो वैसे संदर्भ में उसे संदर्भ में राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त बैठक बुलाया जा सकता है और उस संयुक्त बैठक को बुलाने के पश्चात उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। तो अध्यक्षता कौन करेगा? अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा और संयुक्त बैठक को बुलाएगा कौन? तो राष्ट्रपति बुलाएगा। विधायी शक्ति में कला, साहित्य, विज्ञान एवं समाज सेवा के क्षेत्र में 12 विशेषज्ञों का जो है क्या करता है? राज्यसभा में मनोनयन करता है। यह भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो ये सब कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत थे। कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत हम लोगों ने बात किया। अभी वीटो शक्ति है, अभी जो है न्यायिक शक्तियाँ हैं और उसके अलावा जो है अध्यादेश शक्तियाँ हैं। इन सभी शक्तियों के बारे में हम लोग क्या करेंगे? कल चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रपति के बारे में आज हम लोगों ने अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 60 तक देखा, कार्यपालिका शक्ति के बारे में देखा, विधायी शक्ति के बारे में देखा। तो धन्यवाद, आज हम लोग का क्लास यहीं तक। कल फिर हम लोग मिलते हैं राष्ट्रपति के क्लास को, जो है जो अन्य शक्तियाँ बची हैं, वीटो शक्तियाँ, उसके अलावा न्यायिक शक्तियाँ, अध्यादेश शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ, इन सभी शक्तियों पे हम लोग क्या करेंगे? कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।